नमस्कार साथियों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके पहले हम भाई T20 सीरीज देख रहे हैं और T20 सीरीज में हम इससे पहले आपकी 8 क्लासें कंप्लीट कर चुके थे। तो 8 क्लासें हम इससे पहले देख चुके हैं। ये आपकी T20 सीरीज है और जीके जीएस दोनों को इसमें शामिल किया गया है कि साइंस के क्वेश्चन भी इसमें हमारे शामिल रहेंगे। तो नोवा सेट रहेगा, 9वीं क्लास है। इससे पहले 8 क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है? एक है ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाएगा, ये आपसे इसमें पूछा गया है। कैलोरी की बात करें तो कैलोरी जो है ये ऊष्मा का मात्रक है। किसका? ऊष्मा का मात्रक है। तो कैलोरी तो किसका मात्रक है भाई? कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, तो ये तो होगा नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट जो है वो ताप को मापने का एक स्केल है। ताप को मापने का, ताप को मापने, ताप को मापने का एक स्केल, स्केल मतलब कि पैमाना, एक स्केल है, पैमाना है। ये भी आंसर नहीं होना। ध्वनि मापक इकाई का कौन सा आ जाएगा? ध्वनि मापक इकाई, मापक इकाई को कहते हैं क्या? डेसिबल। तो डेसिबल इसका सही आंसर आ जाएगा। डेसिबल ध्वनि की जो मापक इकाई होती है तो डेसिबल कहा जाता है। जबकि बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है भाई। इसका बल का, ये बल का मात्रक है, बल का मात्रक रहेगा। और ये ऊष्मा का मात्रक है। कौन? कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक। आंसर हमारा होगा, ध्वनि का मापक इकाई पूछा गया है तो डेसिबल इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा। डी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। तो एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? एलईडी की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई भाई। देखिए एलईडी जो है एक अर्धचालक डायोड होता है। कैसा? अर्धचालक, एक अर्धचालक डायोड होता है। डायोड, अर्धचालक डायोड होता है। और एक तरह से कहा जाए तो इसमें ऊष्मा से भरपूर प्रकाश इसमें होता है, यानी कि इससे ज्यादा प्रकाश ज्यादा मिलता है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है एलईडी की, एल से बनता है आपका लाइट, इससे बनेगा आपका इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा। लाइट इमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी बताओ कहां पर हुआ करती थी? देखिए हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का एक जो है महान शासक माना जाता है और इसको अंतिम हिंदू महान सम्राट या अंतिम हिंदू महान सम्राट राजा इसको माना जाता है। शासनकाल की अगर मैं बात करूं हर्षवर्धन के, तो 606 में इसका शासनकाल स्टार्ट होगा। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इसने शासन किया उत्तर भारत के क्षेत्र में। उत्तर भारत के क्षेत्र में इसके द्वारा शासन किया गया था। और कन्नौज और थानेश्वर दोनों ही इसकी राजधानी हुआ करती थी। कन्नौज भी थी और थानेश्वर भी थी। लेकिन पहले अगर बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी ये पूछा गया है, तो अंतिम रूप से जो रही उसको माना जाएगा भाई, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। आपका कन्नौज भी दे दिया गया और थानेश्वर भी दे दिया गया। शुरुआत में आपकी थानेश्वर यानी कि प्रथम राजधानी थानेश्वर थी और इसके बाद दूसरी जो राजधानी बनेगी, दूसरी राजधानी जो ट्रांसफर करेगा फिर ये करेगा कन्नौज में। तो कन्नौज हमारा सही इसमें आंसर होना चाहिए। कन्नौज को हम सही इसमें आंसर मानेंगे, क्योंकि पहले इसके थानेश्वर थी और बाद में ट्रांसफर करेगा कहां पर? कन्नौज में। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। नालंदा की बात करें तो बिहार में पड़ता है। प्रयागराज को आप जानते ही उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? अजंता की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण किस काल में करवाया गया, ये आपसे पूछा गया भाई। कि अजंता की गुफाओं का जो निर्माण करवाया गया था वो किस काल में करवाया गया, ये आपको बताना है। देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और निर्माण जो इनका हुआ वो आपका, अगर हम बात करें तो अजंता की जो गुफाएं थी उनका जो निर्माण करवाया गया वो गुप्त काल में करवाया गया। इसमें गुप्त काल में करवाया गया था। अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है।
औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और गुप्त काल के समय, गुप्त काल के राजाओं के समय इनका निर्माण करवाया गया था। और अगर हम बात करें अजंता की गुफाओं की, तो ये ज्यादातर किससे संबंधित है? महायान शाखा से, बौद्ध धर्म की है वैसे तो, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, महायान शाखा से ये संबंधित है। महायान शाखा से इनका संबंध लगाया जाता है सबसे ज्यादा भाई। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, गुप्त काल हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यमुना नदी के किनारे दीन पन्हा नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? दीन पन्हा भवन, जहां से हुमायूं, जिसकी सीढ़ियों से हुमायूं गिरकर मरा था, हुमायूं जिसकी सीढ़ियों से गिरकर मरा था, उसकी नींव किसने रखी? तो इसकी नींव भी आपकी किसके द्वारा रखी गई थी भाई? हुमायूं के द्वारा ही रखी गई थी। तो हुमायूं के द्वारा ही दीन पन्हा भवन की नींव रखी गई, कहां पर? दिल्ली में। और इसी की सीढ़ियों से, इसी की सीढ़ियों दीन पन्हा भवन का पुस्तकालय था। पुस्तकालय, पुस्तकालय का कभी नाम पूछ ले आपसे, पुस्तकालय का नाम था भाई शेर मंडल, शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसका देहांत हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इसने अफीम खा रखी थी, अफीम खाने का शौकीन था, ज्योतिष में विश्वास रखता था, सातों दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहना करता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु संख्या 46 यानी कि 46 वाला एक तत्व आणविक तालिका में के किस ब्लॉक से संबंधित है? बताओ भाई कौन से ब्लॉक में मिलता है? आणविक अगर बात करें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो बाउ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार जो परमाणु संख्या 46 होती है, 46 वाला जो तत्व है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन में रहता है, कौन से में? डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक इसका हमारा सही आंसर आ जाएगा। डी ब्लॉक में ये संख्या हमको देखने को मिलेगी आपकी, कौन सी? 46 वाला अंक जो है, तत्व जो है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट में कितना शुद्ध सोना पाया जाएगा, ये पूछा गया। देखिए 24 कैरेट जो है वो सबसे शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना होता है। लेकिन 28 कैरेट में कितना होगा? तो 28 कैरेट की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग आपका मिल जाएगा 75% शुद्ध सोना मिल जाएगा आपको, क्योंकि 24 कैरेट का सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। तो 18 कैरेट पूछ रहा है तो लगभग वो आपका 70 या 75% के आसपास बैठ जाएगा। तो 75% के आसपास का रखिएगा भाई इसका। समझे? निकालना हो तो कैसे निकाल लोगे? देखो कैसे बैठेगा। अगर इसका निकालने पे आओ आप, तो 18 कैरेट है, ठीक है, तो 18 कैरेट का सोना है ये। और कुल जो सोना, शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। गुणा 100 से दे दो इसका, गुणा 100 से कर दो। तो इसे जब काटोगे आप तो कितना आएगा ये देखो, ठीक है। अगर हम बात करें इसे ऐसे काट लो भाई, 6×3 = 18 और 6×4 = 24। कितना आ गया भाई ये? 300। या और भी काट सकते हैं, 2 से काट लो, और यहाँ पे काट लिया हमने, 50 आ गया। क्या और काटोगे 2 से तो ये आ जाएगा कितना? 25। और 25×3 रह गया हमारा, 25×3 रह गया भाई, 25×3 = 75 हो जाएगा। वही मैंने आपको बताया कि लगभग 3×25% ना रह जाएगा भाई। 75% जो है शुद्ध सोना होता है किसमें? 18 कैरेट में। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? आप सभी जानते होंगे इसका तो आंसर, बहुत आसान सा है। एक सींग वाला गैंडा सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, आपको बताना है। बताओ फटाफट इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है? भारत का एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, और असम में है। असम में है, बताओ कहाँ पे है? असम में है। तो उद्यान का नाम बताओ। असम का भी एक आपका गांव, आपका असम का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है गोलाघाट नौगांव। गोलाघाट नौगांव, गोलाघाट नौगांव, गोलाघाट नौगांव के नाम से एक जिला है आपका, कहाँ पे भाई? असम में।
ये असम का जिला है, असम का जिला है, यहीं पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। अच्छा वो तो बता ही दिया मैंने, चलो। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर जो है आपका क्या मिलता है, एक सींग वाला गैंडा मिलता है। जिम कार्बेट की बात करेंगे तो उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है जिम कार्बेट। रणथंभौर की बात करोगे तो राजस्थान में रहेगा भाई, ये राजस्थान में है। बांदीपुर की बात करोगे तो कर्नाटक में मिल जाएगा आपको, ये कर्नाटक का अभ्यारण्य है, ये कर्नाटक में है। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी, काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और भारत का पहला अभ्यारण्य है जिसमें कैमरे लगाए गए हैं, कैमरों से लैस है भाई, असम में है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह की अगर हम बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से इसको जाना जाता है। ये अंतिम मुगल बादशाह है जो 1837 में गद्दी पर बैठेगा, और 1857 तक जो है मुगल बादशाह रहेगा। ये नाम मात्र का मुगल बादशाह, अंतिम था भाई ये, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम की बात करूं तो ये आपका औरंगजेब का पुत्र था, वास्तविक नाम इसका मुअज्जम हुआ करता था, मुअज्जम, मुअज्जम इसका वास्तविक नाम था। और ये गद्दी पर कब बैठा, तो औरंगजेब के देहांत के बाद 1707 में बैठेगा, और 1712 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर इसकी हत्या कर देगा। औरंगजेब की बात करें तो ये आपका 1658 में गद्दी पर बैठेगा, और 1707 ईस्वी तक ये शासक रहेगा। 1707 ईस्वी में इसका देहांत हो जाएगा। इसके बाद जहांगीर की बात करें तो जहांगीर अकबर के बाद यानी कि 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा, और 1627 ईस्वी में का भी देहांत हो जाएगा लाहौर में, वहीं पर इसका मकबरा स्थित है, शाहदरा में। तो आंसर ए हमारा सही रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आंसर बताओ इसका क्या है। विभाजन पूछ रहा, किस सत्र में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो 1907 ईस्वी में एक विभाजन, एक आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां पर बुलाया गया था भाई, ये आपको बताना, ये पूछ रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी यानी कि नरम दल और गरम दल किस सत्र में 1907 में हुआ था भाई, सत्र कहां पर हुआ था बताओ। 1907 में विभाजित हुए, अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। नरम दल की ओर से जो अध्यक्ष थे वे थे भाई आपके रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, रास बिहारी है भैया, रास बिहारी, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष जो थे ये नरम दल की ओर से थे, और चरमपंथियों की ओर से थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय अध्यक्ष पद के लिए दावेदार थे भाई, दोनों ओर से। पहली बार जो है चुनाव होना था, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया, आपस में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, मारपीट हुई, और चरमपंथियों ने नरमपंथियों को कूटा, इनकी पिटाई करी। उसके बाद जो है नरमपंथियों ने पुलिस बुलाई, पुलिस बुलाने के बाद इनको जो है जेल में भिजवा दिया गया, और एक तरह से जो है सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था पहला। तो ये सूरत अधिवेशन था भाई, सूरत में सत्र हुआ था ये। और इसके बाद 1908 में जो है रास बिहारी घोष को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, फिर जनवरी में विशेष सत्र बुलाकर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था बताओ भाई। दूसरा विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या है, पहले तो ये देख लो। दूसरा विश्व युद्ध जो है आपका 1939 में चला, और 1945 तक चला भाई, ये कार्यकाल था जी आपका दूसरे विश्व युद्ध का। अब इस समय बताओ कौन था भारत का वायसराय, इस समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए भारत में आपका 1936 में एक वायसराय आया था, और 1943 तक रहेगा। 1936 से लेकर 1936 से लेकर 1943 तक वायसराय रहेगा। नाम था लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो का एक कार्यकाल था। तो ये उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। इरविन की अगर बात करें, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन जो था ये 26 में आया था भाई, 1926 में आया, और 31 तक रहेगा। गांधी इरविन समझौता इसी का समय हुआ था। लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो ये 1921 में आएगा, और ये 26 तक रहेगा भाई, 1926 तक रहेगा लॉर्ड रीडिंग। और वेलेजली की बात करें तो ये वायसराय नहीं था, वेलेजली की बात करें तो वायसराय नहीं था, ये क्या था, गवर्नर जनरल था। वेलेजली जो है गवर्नर जनरल था। और ये लगभग आपका कब आया था भाई, ये आया था जी आपका 1782 के, नहीं 92 के आसपास में आया, और 99 के आसपास तक ये रहा था। तो ये इसका कार्यकाल लगभग वेलेजली का रहा था।
तो इस तरह से ए आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बताओ भाई कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है ये आपको इसमें बताना है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूरा नाम अगर मैं बताऊं इसका, तो पूरा नाम है इसका क्या भाई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। कहाँ पर है ये आपको बताना है। पूरा नाम है इसका इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी पूरा नाम है इसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय भोपाल में स्थित है भैया। भोपाल कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में है। भोपाल मध्य प्रदेश में है। इम्फाल की बात करें कहाँ पर है भाई? इम्फाल बताओ। बस्तर कहाँ पर है और मथुरा कहाँ पर? मथुरा उत्तर प्रदेश में, बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर बता दो क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन है भाई। कौन सा वो आपका अंग है, मानव का कौन सा वो अंग है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को, इनको लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है, उनको नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है। तो उसे आरसीबी का कब्र ग्रह भी कहा जाता है। बताओ, आरसीबी का कब्र ग्रह भी कहा जाता है उसी को। आरसीबी का कब्र ग्रह, कब्र ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। आरसीबी का कब्र ग्रह कहा जाता है इसको, कब्र ग्रह। इसको कहा जाएगा बताओ भाई? तिल्ली, या इसी को पलीहा भी कहा जाता है। तिल्ली या पलीहा जो है, ये लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने या उन्हें हटाने का कार्य करता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, जो रक्त संचित भंडार जो है, रक्त के भंडार को भी संचित रखता है। तो पलीहा या तिल्ली इसको कहा जाता है। और ये कहां पर पाया जाता है? मानव के उदर में, मानव के उदर में पाया जाता है। उदर में पाया जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। पौधे में पानी के परिवहन के लिए संवहनीय ऊतक को क्या कहा जाता है? ये आपको इसमें बताना है। बताओ फटाफट। पौधे में पानी के परिवहन के लिए संवहनीय ऊतक को कहा जाता है, तो क्या उसे कहा जाएगा? ये आपको इसमें बताना है। बताओ भाई क्या कहा जाएगा उसको? उसको कहा जाएगा भाई जाइलम। जाइलम कहा जाता है, जो पानी का परिवहन करते हैं पौधों के अंदर। तो पौधों में पानी का जो परिवहन है, तो संवहनी ऊतक जो होता है उसको जाइलम कहा जाता है। जाइलम एक जटिल आपका स्थायी ऊतक है, जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। तो एक तरह से ये पानी का लाने ले जाने का कार्य करता है पौधों के अंदर, एक तरह से परिवहन का कार्य करता है या नसों का कार्य करता है जाइलम। तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था, ये बता दो। विदेशी प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? साथ में ये भी आपको इसमें बताना है। तो बताओ फटाफट कब इसको लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया था भाई जून 2000 में। जून 2000 में लागू किया गया और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश के द्वारा की गई थी, आपको बताना है। पूर्ण रूप से जीएसटी की जो सिफारिश की गई, जीएसटी को जो लागू किया गया था, वो किसकी सिफारिश पर किया गया? देखिए, पूरे भारत में जीएसटी जो था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहा जाता है। 1 जुलाई 2017 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को 2017 को बीजेपी सरकार में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था जीएसटी को। तो इसकी सिफारिश किसने की थी? अंतिम रूप से जो सिफारिश की गई इसकी, वो किसके द्वारा की गई थी? किसने इसकी सिफारिश की? तो विजय केलकर टास्क फोर्स जो है, विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और तब जाकर जो है जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। चींटियों के हमले से, ये के है भाई, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कौन से कीटनाशक या कौन सी दवाई का छिड़काव करते हैं ताकि जो है
चींटियों को अपने खेत से भगाया जा सके। चींटियों को भगाने के लिए कपूर का इस्तेमाल करते हैं, कपूर का छिड़काव करते हैं और कपूर की गंध से जो है चींटियां खेत से बाहर भाग जाती है। तो ए आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 18 आपके सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल बता दो क्या है। कि पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें फसल की, मुख्य फसल आपकी चीनी तो होगी नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। कपास की बात करें तो कपास जो है, रुई या कॉटन जो है, ये मध्य प्रदेश में है, वो सॉरी महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र एमएच महाराष्ट्र में मिल जाएगा। चीनी की बात करें तो यूपी एंड महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, एंड महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। एच लिख रहा हूँ भाई, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। चाय की बात करेंगे तो ये असम और केरल के क्षेत्रों में सबसे प्रमुख रहेगा। वैसे बंगाल में भी है, लेकिन सबसे प्रमुख बंगाल में होगा चावल। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सबसे मुख्य फसल जो है वो चावल है। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बंगाल, सॉरी आपका चावल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। 19 का आंसर बताओ क्या होगा भाई, आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19। विश्व में सबसे अधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? बताओ सबसे ज्यादा बर्फ दुनिया में कहाँ पे पाई जाएगी, ये आपको बताना। बहुत आसान सा इसका आंसर है, बहुत ही आसान सा इसका आंसर है, और उम्मीद है कि आप सभी जो है इसका आंसर दोगे। सबसे ज्यादा बर्फ जो पड़ती है, एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से बर्फ से विलीन है, बर्फ से ढका हुआ है, नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे ज्यादा बर्फ देखने को मिलेगी। वैसे ग्रीनलैंड पर भी है, रूस में भी है, और उनसे कम भारत में। तो सबसे ज्यादा मिलेगी कहां पर आपको? अंटार्कटिका में। उससे कम मिलेगी कहां पर आपको? रूस में, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल काफी बड़ा है, साइबेरियन वाले क्षेत्र में। उसके बाद ग्रीनलैंड द्वीप पर भी जो है ना, ये भी बर्फ से ढका रहता है। और फिर आपको भारत आ सकता है अगर इनको क्रम में कभी लगाना हो, लेकिन सही आंसर रहेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 20 के सामने आया है। आंसर आपको बताना है। किस नदी पर शुक्कर बैराज किस नदी पर बनाया गया है, ये बता दो भाई। शुक्कर बैराज जो है किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है। देखिए ये जो बैराज है, ये जो बांध है, ये आपका लगभग 1923 में स्टार्ट हुआ था और 32 में जाकर पूरा हुआ। 1923 से लेकर 1932, 1923 में स्टार्ट होगा और 1932 में ये पूरा होगा, यानी कि ब्रिटिश काल में। और इस समय अगर मैं बात करूं भारत के वायसराय की, तो पहले तो रहेंगे रीडिंग, रीडिंग के काल में शुरू होगा। और आगे बात करें तो इरविन के काल में भी इसमें काम चलेगा। इरविन इरविन के काल में भी इसमें काम चलेगा, इरविन रहेंगे। तो इरविन के काल तक जो है इसमें काम चला। तो ये आपका सिंधु नदी पर है भाई, सिंधु नदी पर ये बांध बनाया गया है। सिंधु नदी पर यह बांध बनाया गया है और ब्रिटिश काल के दौरान पर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और है कहां पर? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बनाया गया है। सिंधु नदी सिंध प्रांत में बनाया गया। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। इसका आंसर बता दो क्या होगा। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है, या कौन सी खाड़ी अलग करती है? जल डमरू मध्य कौन सा है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? अभी जानते हैं, बहुत बढ़िया तरह से जानते होंगे इसका नाम। आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक आपका जल डमरू मध्य है, जल संधि है। जल डमरू मध्य या आपका उसको जल संधि भी कहा जाता है। नाम है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है भाई, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका में है। मन्नार की खाड़ी भी आपकी आपका तमिलनाडु के आसपास ही है भाई, तमिलनाडु के पास लगी हुई है मन्नार की खाड़ी। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, कौन सी नदी पर है, बताओ भाई। नदी का नाम है आपका कौन सा? नदी का नाम है शरावती। शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। दूसरा नाम इसका महात्मा गांधी भी है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, या इसी को गरसोप्पा भी कहा जाता है भाई, गरसोप्पा, गरसोप्पा, या फिर जोग जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी के हैं। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है। लगभग ऊंचाई जो है इसकी शरावती नदी पर है, और ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई जो है लगभग 250 मीटर,
कुछ बुकों में 247 मीटर, कुछ बुकों में 250 मीटर, कुछ में 252 मीटर के आसपास भी दी गई है। तो एवरेज मान के चलना है आपको, लगभग 250 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है और कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक राज्य में बहती है इरावती नदी और बाद में अरब सागर में जाकर अपना जल गिरा देती है। क्वेश्चन नंबर 23, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका चीन में है भाई। चीन की राजधानी हुआ करती है क्या? बीजिंग। बीजिंग में इसकी स्थापना की गई थी कब? 15 जून 2001 को। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? संघाई में। संघाई में बड़ा सा आएगा, संघाई में। और संघाई जो है, एक मिनट, अरे यार, संघाई सहयोग जो है संगठन जो है, इसकी स्थापना की गई कहाँ पर भाई? बीजिंग में। बीजिंग कह रहा हूँ, और दो मैं बीजिंग दोबारा लिख रहा हूँ भाई। बीजिंग में इसकी स्थापना की गई थी। बीजिंग, बीजिंग में इसकी स्थापना की गई। चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, ब्राजीलिया ब्राजील में है। नई दिल्ली आपका भारत में ही है। और कैप टाउन आपका साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। 24 आ चुका है आपका, कैनबरा है भाई। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बहुत आसान है, बताओ आंसर क्या होगा। कैनबरा किस देश की राजधानी है? कैनबरा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और मुद्रा है यहाँ पर भाई डॉलर। क्या है? डॉलर यहाँ पर मुद्रा आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 25 की। नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था भाई? नियोन लैंप जो है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए में आपका जॉर्जेस क्लाउड है, बी में सैमुअल कोल्ट है, और सी में मार्टिन कपूर, और डी में दिया गया आपका विलियम प्लेन। इसके द्वारा नियोन लैंप का आविष्कार किया गया। लेकिन नियोन लैंप जो है का जो आविष्कार किया गया था, यह एक तरह से एक गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। और 1910 में इसका आविष्कार किया गया था। लेकिन किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्जेज क्लाउड के द्वारा किया गया था 1910 में। 1910 में किया गया था भाई, जॉर्जेज क्लाउड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलेंगे। विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। विंग ऑफ फायर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है भाई। विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक बताओ कौन है? ए में विक्रम सेठ, बी में एपीजे अब्दुल कलाम, सी में अरुंधति राय, और डी में एम जे अकबर दिया गया है। इसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ये पुस्तक जो है, देखो नाम है विंग ऑफ फायर, मिसाइल मैन। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इस पुस्तक का ये जो है, इस पुस्तक को लिखा गया था। और इस पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है, एक तरह से भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक जो रहे मिसाइल मैन, तो उनके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। और बात करें इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक को जो आपका, इस पुस्तक के अलावा एक और पुस्तक इन्होंने लिखी, विजन 2020। विजन 2020 के नाम से भी इन्हीं की पुस्तक थी भाई। विजन 2020 के नाम से एक पुस्तक लिखी, और एक थी विंग ऑफ फायर। ये दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनकी। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पे उड़ीसा में एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप, उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है वहां पर, चांदीपुर नामक स्थान पर। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया, तब इसमें कितने अनुच्छेद हुआ करते थे? ठीक है, संविधान को जब पहली बार अपनाया गया तो 26 नवंबर को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाने की यह डेट है। इस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मर्पित किया गया, या फिर अपनाया गया था। और इस समय भारतीय संविधान में जो शुरुआत में आर्टिकल होते थे, केवल 395 यही अनुच्छेद हुआ करते थे। 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। 8 इसमें इस समय अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां 8 अनुसूचियां थी। काट दो भाई। और इस समय भाग की बात करूं तो 22 भाग हुआ करते थे। 22 भाग थे। 22 भाग, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, और 395 अनुच्छेद होते थे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द है, बंधुत्व
के आदर्शों को कहाँ से लिया गया? देखिए, एक आपकी फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसको फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति से ये तीनों शब्द लिए गए, ये चारों शब्द लिए गए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र शब्द भी हमने जो है यहीं से लिया था। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अमेरिका से क्या लिया गया? क्रांति से नहीं लिया गया। रूसी क्रांति से न्याय शब्द लिया गया है। न्याय शब्द लिया गया है रूसी क्रांति से। ठीक है, क्योंकि अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता आदि को लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? न्यूनतम आयु देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए तो 35 साल चाहिए। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 साल की आयु होनी चाहिए। 35 साल की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल के लिए भी यही है। राज्यपाल के लिए भी 35 साल की आयु है। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों के लिए 35 साल। जबकि लोकसभा, विधानसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 35 साल, सॉरी 30 साल। और बात करें आपकी ग्राम पंचायत और नगर निकाय के लिए 21 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये बता दो भाई। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है और कब इसकी स्थापना की गई थी, यह भी आपको बताना है। देखिए, ये स्थापना जो की गई थी इसकी लगभग 1791 में की गई थी। कब? तो 1791 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। उस समय अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में नवाब हुआ करते थे, अवध के नवाब, तो उनके समय इसकी स्थापना की गई थी। वैसे अंग्रेजों का ही शासन शुरू हो चुका था, लेकिन कहाँ पर की गई थी? तो वाराणसी में इसकी स्थापना की गई थी। वाराणसी में है ये विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वर्तमान में वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां। नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश में कहाँ से संबंधित थे? कहाँ के रहने वाले थे इनायत खां? देखिए, इनायत खां का जो जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था और 1894 में हुआ था भाई। कब? 1894 में इटावा में हुआ था। तो इटावा के रहने वाले थे ये। इटावा में इनका जन्म हुआ था, तो इटावा के रहने वाले थे और प्रसिद्ध सितार वादक हुए ये। इनके सितार बजाने में इन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की थी। तो इटावा के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, गुप्त काल में टेराकोटा, इनकी मिट्टी की मूर्तियां, पक्की मिट्टी की मूर्तियां या ईंटों को कह सकते हैं। भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपका गुप्त काल में एक मंदिर बनवाया गया भीतरगांव का, जिसको मंदिर कहा जाता है और पकी हुई ईंटों का ये बना हुआ है। टेराकोटा ईंटों का निर्माण इसमें किया गया है, किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में अगर बात करें भारतीयों को, कौन सा भारतीय है जिसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? बता दो फटाफट, इसका क्या आंसर हो सके, फटाफट इसका आंसर बताओ। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। देखिए, भारत के एक नेता थे जिनको सरदार की उपाधि दी गई थी, जिनको सरदार की उपाधि दी गई थी। उन्हीं के कहने पर, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, उन्हीं के द्वारा सिविल सेवाओं को या अखिल भारतीय सेवाओं को बचाया गया था या रखा गया था, वरना इन्हें समाप्त करने की बात चल रही थी देश आजाद होने के बाद। लेकिन इन्होंने कहा कि इनको बचा कर रखना है, इनको जो है जारी रखना है, और आज तक ये जारी है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में 3 जॉब आती है भाई आपकी, IAS, IAS, IPS, IPS और IFS। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आंसर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? काम्पिल्य या कंपिल मेला इसको कहा जाता है। तो कौन से धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। वहां पर फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे की, तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे ये जो मेला है, या ये जो आपका त्योहार एक तरह से कह सकते हैं, मेला कह सकते हैं, ये आयोजित किया जाता है और जैन धर्म से संबंधित है। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद जिले में इसका आयोजन किया जाता है गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का या जैन समुदाय का ये पवित्र या मेला माना जाता है, या प्रसिद्ध मेला माना जाता है।
पूर्व का सिराज कैसे कहा जाता है भैया? पूर्व का ग्रास। राज ने कहा उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? बताओ भाई। पूर्व का सिराज तो आपने नाम सुना होगा। पूर्व का सिराज कहा जाता है किसको? जौनपुर को। लेकिन ग्रास किसे कहा जाता है? जहाँ पे गुलाब जल मिलता है, इत्र मिलता है। इत्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ग्रास मतलब कि इत्र या गुलाब जल। गुलाब जल। फिर मिलेगा आपको कहां पर? कन्नौज में। कन्नौज से ही आंसर आ जाएगा। मुरादाबाद जो है ये पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। पीतल, पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध रहेगा। और बनारस जो है ये सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध होगा। सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध होगा। गोरखपुर गीता प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। गीता प्रेस, गीता प्रेस के लिए जाना जाता है। और कन्नौज जो है आपका इत्र के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो पूर्व का ग्रास कहा जाएगा कन्नौज को। कन्नौज हमारा सही आंसर इसमें, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, सुगंधित, सुगंधित शहर भी इसको कहा जाता है। सुगंधित शहर या इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 बता दो आंसर क्या होगा इसका। हाँ, आज तो जल्दी कर दिए। इस क्वेश्चन आपके लगभग 30 मिनट के आसपास ही पूरे कर लिए भाई। तो जी 38 क्वेश्चन लगभग 38 मिनट में पूरे कर लेंगे। हाल ही में दो कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया। तो कौन कौन सी वे कंपनियां हैं जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो भाई देखिए, आपका RITES लिमिटेड को भी दिया गया है और आपका IRCON यानी कि इरकॉन को भी दिया गया। तो उपयुक्त दोनों सही इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन दोनों कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है आज का, इसका आंसर बताओ। दिसंबर 2023 में जारी NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा माना गया है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसको माना गया भाई? देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर और सबसे जो है अपराधों से मुक्त शहर जो बताया गया है वो कलकत्ता को बताया गया। तो कलकत्ता को सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। जबकि सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर रहेगा। स्वच्छ शहर आपका इंदौर रहेगा। और भैया लखनऊ की तो हालत ही खराब है। उत्तर प्रदेश के तो किसी भी शहर में चले जाओ आप, उसकी हालत ही खराब मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर अगर तुम जाओगे कभी, तो वहाँ के लोग कहेंगे कि भाई बाबा जी ने जो है उत्तर प्रदेश का बहुत विकास कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश वालों से पूछोगे तो वे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। ठीक है, तो हाल ही में जारी दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को सूची में भारत की इस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कुल मिलाकर जो है दुनिया की 100 प्रमुख महिलाओं में से कौन सी महिला को जो है भारत की सबसे शक्तिशाली महिला का दर्जा दिया गया है? तो भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख की अगर बात करें, पहला स्थान की बात करें तो निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन को पहला स्थान दिया गया है, इनका पहला स्थान है। इसके अलावा इन तीनों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 4 महिलाएं हैं जिन्होंने टॉप 100 में स्थान प्राप्त किया है। ये आपकी प्रसिद्ध महिलाएं हैं। सीतारमन की बात करें तो भारत की वित्त मंत्री, आप सभी जानते ही हैं, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है भाई। ठीक है, सबसे प्रमुख महिला या भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये थे भाई आपके 38 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा सही किए गए ये आपको बताना है। और इसके बाद जो अगले प्रैक्टिस सेट रहेगा 10 नंबर, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। बस आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा 38 में से सही किए गए हैं। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने जो है इसमें सही आंसर दिए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। नमस्कार। यदि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो UGC नेट गोल्ड के नाम से सब्सक्राइब जरूर कर लियो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। शेयर तो करते नहीं हो, लेकिन